हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग बेटा जो है बिजनेस लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे को मोस्टली अकाउंट्स पढ़ाते हुए देखा होगा। आज मैं आपसे बिजनेस लॉ की बातें करूंगा और अब से मैं आपको बिजनेस लॉ भी पढ़ाऊंगा। तो बेटा अगर बिजनेस लॉ की मैं बात करूं तो ये लॉ की एक ब्रांच है। लॉ बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी कुछ ब्रांचेज है। उसकी ही एक ब्रांच है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ क्या कहती है, जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड ये ब्रांच है। और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बिजनेस लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका हर एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ वेटेज होता ही होता है। चाहे आप सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीबीए के स्टूडेंट हो, या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने की सोच रहे हो, तो आपको कॉमर्शियल लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। और हम लोग कॉमर्शियल लॉ के जो अलग अलग एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स में ये लॉ बंटा हुआ है पूरा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया। तो ये सारे जो छोटे छोटे एक्ट्स बने हुए हैं, इन सारे एक्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और इनमें से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज सबसे पहले बेटा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो एक मेन पॉइंट है कि हम लोग ये क्लास खाली वीडियो लेक्चर के थ्रू ही नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लॉ के अंदर इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। इंटरेक्शन के बिना फ्लो ही नहीं बनता, मजा ही नहीं आता। तो वही इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जिसके अंदर आप लोग निश्चित रूप से जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास की जो भी डिस्कशन होगा उसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के कंटिन्यू करेंगे। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, यानी मेरे और आप दोनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे भी बेटा बहुत मजा आने वाला है लॉ पढ़ाने के अंदर। तो वो मजा डबल हो जाए उसके लिए आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाएं। वहां पे रेगुलर मैं आपको केस स्टडीज वगैरह, आपके डाउट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे करने वाले हैं। और भी बहुत कुछ प्लानिंग के अंदर है, टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जरूर जुड़ जाएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हो कॉमर्स से रिलेटेड है, उनको भी प्लीज इसका लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने ही ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए, तो बिजनेस लॉ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सर लॉ से इंट्रोडक्शन तो करवाइए नहीं। लॉ से इंट्रोडक्शन बेटा हम लोग करेंगे क्लास के एंड में। पहले हम करते हैं क्लास, उसके बाद में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम समझते हैं लॉ से रिलेटेड, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ में क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। वो सारा इंट्रोडक्शन हम करेंगे क्लास के एंड में, क्योंकि अभी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है कि वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्लास में क्या करने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करने वाले हैं। ये सब डिस्कशन बहुत हो गया। बस सर बस अब डिस्कस मत करो, अब तो सर सीधा पॉइंट पे आओ। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। क्वेश्चन माइंड में उठता है सबसे पहले, व्हाट इज लॉ। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लोगों के माइंड में उठता है कि लॉ क्या होता है। हम अगर लॉ पढ़ने वाले हैं, कोई भी चीज पढ़ने वाले हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो ये होता क्या है। बट द क्वेश्चन विच कम्स टू माई माइंड इज, वाई शुड वी नो द लॉ? इज इट नेसेसरी फॉर मी टू नो द लॉ? इज इट नेसेसरी फॉर यू ऑल टू नो द लॉ? हम लॉ को क्यों जाने? क्या लॉ को जानना, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है? द आंसर इज सर सीएस फाउंडेशन एग्जाम पास करने हैं कि नहीं करने? बेटा एग्जाम पास करने का जो आपका लॉजिक है वो ठीक है, बट मैं उसको सही आंसर नहीं मानता हूं।
एग्जाम पास करने के अलावा आप मुझे आंसर बताओ कि लॉ को जानना क्यों जरूरी है। इज इट नेसेसरी टू नो द लॉ? पहली बात तो हम ये करें कि लॉ को, फिर हम जानेंगे ना लॉ क्या होता है। पहले लॉ क्या होता है ये जानने की जरूरत ही क्या है? पहले मुझे ये तो पता चले कि मुझे क्यों जानना है कि लॉ क्या होता है। इज इट नेसेसरी टू नो द लॉ? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर लॉ को नहीं जानते हैं तो? क्या दिक्कत होने वाली है लॉ को नहीं जानते हैं तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एग्जाम पास नहीं करना, मुझे कोई सीए नहीं बनना, मुझे कुछ एमबीए नहीं करना, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं करना, जॉब नहीं करनी। व्हाई शुड आई नो द लॉ? सोचिए सोचिए, फटाफट से सोचिए। चलिए सर, हाँ, तरह तरह की बातें आपके माइंड में आ रही होगी। चलिए इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट इन रेलवेज, और राइडिंग ए बाइक विदाउट हेलमेट, ड्राइविंग ए कार विदाउट सीट बेल्ट, और स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, और या फिर अभी बिना मास्क के घर से बाहर निकलना। यस, क्या क्या नोटिस किया आपने? लास्ट वाला एग्जांपल था अभी, जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना चल रहा है और घर से बाहर आप मास्क के बिना नहीं निकल सकते। अगर मास्क के बिना आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये सारे कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस बने हुए हैं, ये अगर आप तोड़ते हो तो क्या होगा? जैसे ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहा हूं और अचानक से टीसी आता है और टिकट जब मांगता है तो आंसर होता है एकदम मासूमियत के साथ में, और टिकट लेना होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो मैं ले लेता। मुझे लगा कि आप ही टिकट दोगे, मुझे लगा यहाँ पे बस की तरह अंदर जाने के बाद में कंडक्टर टिकट देता है, वैसे सिस्टम है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूं, मुझे छोड़ दो। आप जा रहे हो, 3-3 लोग बैठे हो, 3 दोस्तों ने आज ट्रिपलिंग करने का सोचा, 3 लोग बैठ करके जा रहे हैं, एक हेलमेट नहीं लगा रखा किसी ने भी, लाइसेंस नहीं है, पकड़े गए। ओ, ओ, ओ मुझे माफ कर दो, मैं तो फर्स्ट टाइम रोड पे आया हूं, मुझे पता ही नहीं था हेलमेट लगाना होता है क्या, 3 लोग नहीं बैठ सकते, मुझे रूल्स पता नहीं थे, मुझे माफ कर दिया जाए। कैन यू प्लीड लाइक दिस? क्या आप इस तरह के एक्सक्यूजेस दे सकते हो? अगर इनका आंसर है, द आंसर इज नो, देन यू शुड नो द लॉ, बिकॉज द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, बिकॉज द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। लॉ का नॉलेज नहीं होना आपको नहीं बचा सकता। आपको जो पनिशमेंट मिलना है वो मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था स्मोकिंग नहीं करना होता है क्या, अच्छा मुझे नहीं पता था, अब से नहीं करूंगा, इस बार छोड़ दिया जाए। क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? क्या बिना टिकट के ट्रेवलिंग करते पकड़े गए और आपको छोड़ दिया जाएगा? आंसर इज नो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको पता नहीं था रूल्स के, आप अवेयर नहीं थे, क्योंकि जिस लॉ के आप सब्जेक्ट बन जाते हो उसके बेसिक रूल्स की आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं है तो वो आपकी गलती है। तो कुल मिला के क्या इसका कंक्लूजन निकला? दैट एवरी पर्सन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। व्हाई शुड वन नो द लॉ? वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, because ignorance of law is no excuse. For example, if you are caught riding a bike without helmet, you cannot plead or say that you was not aware of the traffic rules, therefore you may be excused. तो चलिए ये तो अब क्लियर हो गया कि लॉ को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉ की नॉलेज नहीं है तो हम ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे नॉलेज नहीं थी इसलिए मुझसे गलती हो गई। वो आपका एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो
इसलिए बेटर है कि आपको लॉ का नॉलेज हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फिर तो क्या हमें लॉ को बहुत डिटेल में सारे लॉ का हमें नॉलेज होना चाहिए? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसी लॉ का प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए जिसके लिए आप सब्जेक्ट बन जाते हो। जैसे ही रोड पे जाते हो तो आप ट्रैफिक रूल्स के सब्जेक्ट बन जाते हो, आपको ट्रैफिक रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। आप जैसे ही इनकम कमाना चालू करते हो, इनकम टैक्स के रूल आप पे अप्लाई हो जाते हैं, आपको इनकम टैक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? तो आप जिस रूल के सब्जेक्ट बन जाते हो, जिस लॉ के सब्जेक्ट बन जाते हो, आपको उसी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको सारे लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ बेटा, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपने। उसके बाद में अब जब लॉ को जानना तो जरूरी है ही है, तो फिर लॉ को जानना है तो क्या क्वेश्चंस माइंड में है? व्हाट इज लॉ? लॉ है क्या एक्चुअल के अंदर? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ? लॉ बनाने का या लॉ होने का उद्देश्य क्या है? व्हाई वी नीड लॉ? हमें लॉ क्यों चाहिए? ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिनका आंसर हम सबसे पहले, क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की क्लास में हम लोग ज्यादा टॉपिक की बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग लॉ क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो लॉ क्या चीज है और ये कितना मजेदार है, क्यों बना हुआ है, क्या इसके पीछे की कहानी है, वो सारी बातें हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर सब्जेक्ट पे तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपको एक बार लॉ इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ ये लॉ है क्या, कैसे पढ़ना है, क्या सोचना है, क्या करना है, तो अपने आप ही बहुत मजा आने वाला है धीरे धीरे। तो बेटा सबसे पहले व्हाट इज लॉ? आप लोग खुद, क्योंकि लॉ आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है, आप ऑलरेडी लॉ के बारे में पढ़ चुके हो, आपको पता है कि लॉ क्या होता है, आपने खुद ने कई लॉ का फॉलो किया है, आपने रूल्स फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा, कहीं ना कहीं सोचोगे तो माइंड में क्लिक होगा व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सोचिए, एकदम आसान सोचिए। लॉ बेटा कुछ भी नहीं है, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स। लॉ क्या है? रूल्स है और कुछ नहीं है। बहुत सारे रूल्स है, एक रूल्स का ग्रुप है, उसी को क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। बट ये आपके जो स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, या फिर आपके घर पे भी कुछ रूल्स हो सकते हैं। क्या सर वो सारे रूल्स लॉ बन जाते हैं? द आंसर इज नो। रूल्स सारे लॉ नहीं बन जाते हैं, बट लॉ के अंदर क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों का कंडक्ट, लोगों का बिहेवियर, उनका जो आचरण है उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसको कंट्रोल करके सर क्या होने वाला है? उसको कंट्रोल करके जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है, उनकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होने वाली है, आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा होने वाली है, आपके जो जस्टिस है, आपको जो इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, आपके जो सोशल राइट्स है, उन सब की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होने वाली है रूल्स के थ्रू। तो उन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। तो लॉ क्या है वो ये देखिए। तो लॉ है रूल्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि कौन कैसे बिहेव करेगा सोसाइटी के अंदर, उसके रूल्स हैं। रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड, यानी कि इनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन बनाता है और किसके द्वारा। एनफोर्स का मतलब अप्लाई, टू अप्लाई, अप्लाई कौन करवाएगा इनको? रूल्स तो बना दिए लेकिन मैं रूल नहीं मानता। आपने कहा ये रूल है लेकिन मैं नहीं मानता, हेलमेट लगा के जाना है लेकिन मैं नहीं लगाता। तो कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो वो रूल्स फॉलो करवाएगी, अप्लाई करवाएगी? तो एनफोर्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट स्टेट। व्हाट इज अप्रोप्रिएट स्टेट? डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स। जैसे कुछ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वहां पे अप्रोप्रिएट स्टेट है, वो उनको अप्लाई करवाएगी। कुछ रूल्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पुलिस, जो भी अप्रोप्रिएट स्टेट है वो उन रूल्स को क्या करवाता है? एनफोर्स करवाता है, यानी लागू करवाता है, अप्लाई करवाता है। क्योंकि लोग खाली बना देने से कुछ नहीं होता है, जब तक उनको एनफोर्स नहीं करवाया जाएगा तब तक लोग नहीं मानने वाले हैं, लोग नहीं सुनेंगे। किस लिए? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल।
रूल्स इसलिए होते हैं कि जिससे लोगों का जो बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट है वो कंट्रोल किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। खाली लॉ का मतलब उन पे पाबंदी लगाना नहीं है, बट उसको रेगुलेट करना है ताकि वो दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। किस लिए? टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, ताकि दूसरों की जो प्रॉपर्टी है वो सेफ रह सके और उनके जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है, हर एक आदमी को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, वो राइट्स की उसकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। ये काम होता है लॉ का। एंड विद ए व्यू ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नीड ऑफ लॉ क्या है? सिक्योरिंग जस्टिस चाहिए अपने को, द नंबर 1 जस्टिस, सेकंड पीसफुल लिविंग एंड द थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी। लॉ का बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है कि सारे लोग एकदम अच्छे से भाईचारे के साथ बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए हुए शांति पूर्वक रहे। और ऐसा आपको पता है बेटा, इट इज पॉसिबल विदाउट लॉ। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन इफ देयर इज नो लॉ। थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर लॉ नहीं हो, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो लॉ? सर फिर तो यस, द सिचुएशन बहुत वर्स्ट होगी। इट विल बी द सिचुएशन लाइक जंगल राज हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगी हर जगह, कोई किसी को पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी जगह अफरा तफरी मच जाएगी। यानी कि लॉ के बिना जो सिचुएशन है वो सोच तो सकते हैं कि हाँ लॉ नहीं हो तो बड़ी सर एक ये भी थिंकिंग हो सकती है कि सर बड़ी फ्रीडम होगी, कुछ भी कर सकते हैं, रोड में जिस साइड चलना होगा चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक रूल नहीं है, लेफ्ट भी जाऊंगा राइट भी जाऊंगा, कट भी मारूंगा और फास्ट भी गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन सारे लोग भी यही सब करने वाले हैं। आप लेफ्ट में जाओगे तो सामने वाला भी वो अपने राइट के अंदर आएगा और ना तो आप पीछे हटोगे ना वो हटेगा। वो विल सिक्योर द स्मूथ ट्रैफिक। सपोज इफ देयर इज नो ट्रैफिक रूल्स, देन व्हाट विल हैपन ऑन द ट्रैफिक्स? इट विल बी अ काओस लाइक सिचुएशन। सब जगह भीड़ भाड़ लग गई, जैम लग गए तरह तरह के। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रोड लाइट्स नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है? तो हाँ सर हाँ, फिर तो बेटा बहुत भयानक सिचुएशन होने वाली है। और उसी को बचाने के लिए, उसी सिचुएशन ना आए उसके लिए क्या है अपने पास? लॉ है। तो हर जगह अपने पास क्या है? लॉ है। बहुत तरह के लॉ हमने बना रखे हैं। लॉ कई तरह की ब्रांचेस के अंदर बंटा हुआ है। तो लॉ एक्चुअल में क्या है? लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा लागू करवाए जाते हैं और उनका पर्पज होता है लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, ताकि लोगों की प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो सके और साथ ही साथ ये तीन चीजें एंश्योर हो सके। जस्टिस हो सबके साथ, पीसफुल लिविंग, लोग शांति से रह सके और सोशल सिक्योरिटी हो, समाज के अंदर सुरक्षा हो। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉ के ऑब्जेक्टिव है। लॉ एंश्योर करता है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए। तो ये बेटा ये सारे क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर क्लियर हो गए अपने। लॉ क्या होता है, लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है और हमें लॉ क्यों चाहिए, ये तीनों ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तीनों मिलते जुलते ही क्वेश्चन है जिनका ये आंसर आपको मिल चुका है। क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ये लॉ बनता कैसे है? सर हमने सुना है कुछ एक्ट पढ़ेंगे हम, आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे। सर ये एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है वो बता दो। चलो बेटा एक्ट में अगर आपको बता दूं तो उसके बाद में आपका लॉ का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एक्ट क्या होता है, कैसे बनता है। तो बेटा सबसे पहले जब कोई प्रॉब्लम होती है जहां पे अपने को लगता है, जैसे ट्रैफिक पे, जैसे ट्रैफिक जो है वो जब रेगुलेशन करने में प्रॉब्लम आने लगी, जब नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ने लगे, आए दिन एक्सीडेंट्स होने लगे, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, तो फिर हमने क्या सोचा कि देयर शुड बी अ ट्रैफिक रूल्स, कुछ ट्रैफिक के रूल्स होने चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए। वो जो रूल्स हमने बनाए, उन रूल्स को सबसे पहले डिस्कशन के लिए
ओपन कर दिया जाता है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो पीपल होते हैं उनसे सजेशंस मांगे जाते हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाता है। ऐसा करके बहुत सारा डिस्कशन के बाद में जो ये रूल्स होते हैं उनको लिख करके एक रूल बुक बना दी जाती है। क्या बन जाती है? एक रूल बुक बन जाती है। और वो जो रूल बुक होती है फिर वो फाइनलाइज होने के बाद में उसको कहाँ पे भेजा जाता है? उसको भेजा जाता है एक बहुत ही, हाँ, शोर शराबे वाली जगह, हाँ, जहां पे आए दिन लड़ाइयां होती है, वो शोर शराबे वाली जगह है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर उसको भेजा जाता है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों जगह उसको भेजा जाता है। राज्यसभा, विधानसभा, यहां भी पास हो गई, यहां भी पास हो गई। जब वो रूल बुक दोनों सदनों में पास हो जाती है उसके बाद में उस पे क्या हो जाते हैं? प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद में वो जो रूल बुक होती है वो बन जाती है एक्ट। उसी रूल बुक को क्या कहते हैं? एक्ट। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया के अंदर सर लॉज कौन बनाता है, ये एक्ट कौन बनाता है, तो सीधा सीधा आंसर होगा कि पार्लियामेंट, देश की जो संसद है वो एक्ट बनाती है और उसको दोनों सदनों में पास होता है, डिस्कशन होता है उस पर, और फिर जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं फाइनली तो वो एक एक्ट बन जाता है और वो एक्ट फिर पूरे इंडिया में अप्लाई हो जाता है। और पहले बेटा ऐसा था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अब कोई भी अगर एक्ट आता है तो वो वोल इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर एक साथ अप्लाई होगा और उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट स्टेट है, वो उसको पूरे देश के अंदर अप्लाई करवाएगा। तो ये था लो। The full law is divided into several branches such as, and every branch regulates and controls a particular field of activity। ये इंपॉर्टेंट बात लिख दी है मैंने। तो क्या कहा? जो पूरा लॉ है वो बहुत बड़ा है, उसको कुछ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्या है वो ब्रांचेस? ये सब वो ब्रांचेस हैं, और जो पर्टिकुलर ब्रांच है वो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जैसे टैक्स लॉज, तो टैक्स कितना लेना है, क्या करना है, टैक्स के क्या रूल्स होंगे, वो टैक्स लॉज की ब्रांच रेगुलेट करती है। पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉ के अंदर क्या होते हैं? जैसे हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, ये सारे लोग पर्सनल लॉ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हिंदू लॉ के अंदर क्या रूल्स होंगे, वो हिंदू लॉ यानी पर्सनल लॉ की ब्रांच रेगुलेट करेगी। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज। बिल्कुल सही। ये बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी सब लॉ की मदर है, ये सब की मां है। इसके अगेंस्ट में यानी कि एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन इज नल एंड वॉइड। ये एक और बात, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसको मदर ऑफ ऑल लॉज बोला जाता है, यानी कि कोई भी लॉ इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्या आप अपनी मदर के अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, मदर हमेशा मदर ही रहेगी। हम लोग कभी भी मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। उसी तरह जो इंडिया के लॉज हैं वो कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात नहीं कर सकता है, उसके दायरे में ही बात करेगा। एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मींस एकदम ही बेकार है, उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, वो लॉ अप्लाई ही नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी लॉ बनेगा तो वो संविधान के, भारतीय संविधान के दायरे के अंदर ही होगा। ठीक है। उसके बाद है क्रिमिनल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ, जिसको क्रिमिनल के अंदर इंटरेस्ट है वो क्रिमिनल लॉ रीड कर सकते हैं। अपने को लॉयर नहीं बनना, अपने को जज नहीं बनना, तो क्रिमिनल लॉ हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए जो लॉ काम के है वो हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, इंटरनेशनल डीलिंग्स होती है, उनके लिए हमारा बना हुआ है इंटरनेशनल लॉ। तो अगर किसी का यहाँ पे इंटरेस्ट होगा फॉरेन लॉज वगैरह पढ़ने में, तो वो ये लॉ की ब्रांच को सेलेक्ट कर सकता है। फिर होता है इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉज वगैरह काफी सारी चीजें आती है। उसके बाद में द मोस्ट इंपोर्टेंट सिविल लॉ, एंड सिविल लॉ का ही पार्ट है अपना मर्केंटाइल लॉ। जो सोसाइटी से रिलेटेड लॉज बने हुए हैं वो सारे सिविल लॉज के अंदर आते हैं, और सिविल लॉज का ही एक पार्ट है मर्केंटाइल लॉ, या फिर हम इसको बोलते हैं बिजनेस लॉ। क्लियर हुआ? तो यानी कि जो पूरा लॉ है वो बहुत सारी ब्रांचेस में बंटा हुआ है, और हर एक ब्रांच का काम एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। तो अपने को इन सारे लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा स्कोप है इसका। लेकिन हम इनमें से किसी एक ब्रांच को, एक फील्ड को हम पकड़ सकते हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम अभी सर कौन सा ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं? कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? दैट इज सिविल लॉ। और सिविल लॉ के अंदर का एक पार्ट है मर्केंटाइल लॉ। ये तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर आज की क्लास में, या फिर आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो ये बताइए। दैट विल बी अवर कवरेज। हम लोग मर्केंटाइल लॉ की बात करेंगे, हम लोग दूसरे लॉ की बात नहीं कर सकते। सर क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बेटा मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इसका, इंटरनेशनल लॉ मुझे नहीं पता है, टैक्स लॉज मुझे पता है, पर्सनल लॉ मैंने नहीं रीड कर रखा, क्लियर है, इंडस्ट्रियल लॉ का मुझे नॉलेज नहीं है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर बंदे को इन सारे लॉ का नॉलेज नहीं हो सकता है, वो सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सिर्फ क्या पढ़ाने वाला हूँ, सिविल लॉ का भी एक पार्ट, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ, या इसको बोल दो कॉमर्शियल लॉ। तो मैं बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ पढ़ाने वाला हूँ। और बिजनेस लॉ की क्या कवरेज है, मर्केंटाइल लॉ के अंदर क्या क्या आता है, और हम कौन कौन सा कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, वो अभी मैं आपको बता देता हूं आज की क्लास में। व्हाट इज कॉमर्शियल लॉ और वी कैन से मर्केंटाइल लॉ? इट इज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ। सबसे पहले तो बेटा मर्केंटाइल लॉ जो है वो सिविल लॉ का ही पार्ट है। इट डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्केंटाइल पर्संस। मर्केंटाइल पर्संस कौन होते हैं? मर्केंटाइल पर्संस का मतलब है जो persons, what is commercial law, या we can say mercantile law. Basically it is a part of civil law. It deals with the rights and obligations of mercantile persons arising out of mercantile transactions in respect of mercantile property. तो बेटा बेसिकली जो कॉमर्शियल लॉ है, जो कि एक सिविल लॉ एक ब्रांच है, उसी का पार्ट है। और इस मर्केंटाइल लॉ के अंदर हम लोग मेनली जो बिजनेस के अंदर, बिजनेस ट्रेड के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मर्केंटाइल पर्संस का मतलब जो व्यापारी लोग हैं, उनसे रिलेटेड
उनके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं या फिर उनके जो ट्रांजैक्शंस है उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग मर्केंटाइल लॉ के अंदर बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। स्कोप ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ का स्कोप क्या है? इट इंक्लूड्स लॉज रिलेटिंग टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, partnerships, companies, sale of goods, negotiable instruments, insurance, carriage of goods, arbitration, etc. यानी कि जो मर्केंटाइल लॉ है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहां से आप समझ सकते हो कि मर्केंटाइल लॉ किस बारे में बात करता है, क्या है ये लॉ। तो ये सारा जो लॉ है वो बिजनेस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी बात करता है, पार्टनरशिप्स की बात करता है, कंपनीज एक्ट की बात करता है, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचा जाएगा तो उसकी बात करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमने बिल्स रिसीवेबल, बिल पेबल हम पढ़ते हैं वो कैसे होंगे, कैरिज ऑफ गुड्स से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे, आर्बिट्रेशन क्या होगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो छोटे छोटे एक्ट्स बने हुए हैं, ये सब मर्केंटाइल लॉ के पार्ट होंगे। तो अभी बेटा हमने देखा कि सिविल लॉ का ही पार्ट है मर्केंटाइल लॉ, जो अधिकतर कॉमर्स के जो एग्जाम्स है वहां पे लग जाता है। और जो अपना ये मर्केंटाइल लॉ है वो मर्केंटाइल लोगों के बीच में यानी व्यापारी लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे रेगुलेटेड, उसको रेगुलेट करता है, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है। और उसके बाद में हमने देखा कि इसका स्कोप क्या है। तो बहुत सारे एक्ट है इसके स्कोप के अंदर, यानी कि चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मर्केंटाइल लॉ के दायरे में आते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ये हमारा होगा आज का पॉइंट नंबर 1.6। अभी मैंने क्या है पॉइंट वाइज डिस्कशन कर दिया है। आज हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये 6 पॉइंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ के सोर्सेज क्या है? तो बेसिकली द मर्केंटाइल लॉ वाज एडप्टेड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ विद सम मॉडिफिकेशंस। अपना जो इंडिया का मर्केंटाइल लॉ है वो अमेरिकन लॉ से लिया हुआ है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में। तो इसका सबसे पहला सोर्स है इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। जो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ है उसी से ये लिया हुआ है। उसके बाद में कुछ है स्टैट्यूट लॉज, यानी कि जैसे ये जो इंडिया के स्टैट्यूट लॉज है, जैसे हो गया आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसी तरह आपका हो गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये पार्टनरशिप एक्ट हमने रीड किया हुआ है क्या? हाँ बेटा हाँ, ये पार्टनरशिप एक्ट वही है जो आपने 11th-12th में थोड़ा बहुत इसका आइडिया लिया था। फिर है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद में है अपना कंपनीज एक्ट 2013, या फिर आपका है एलएलपी एक्ट 2008। ये सब इंडिया के जो लॉज हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, जो यहाँ पे पार्लियामेंट ने बनाए हैं, वो सारे एक्ट भी मर्केंटाइल लॉ के पार्ट है, मर्केंटाइल लॉ के सोर्सेज हैं। यहाँ से मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन्स जो है रेगुलेट होते हैं। ये बेटा ये जो मैंने 5 अभी एक्ट लिखे हैं, 1, 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 3, 4 एंड 5, ये आपके पांचों के पांचों सीए फाउंडेशन में कवर होते हैं और बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी कवर होते हैं। जैसे अगर अपने बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में भी आपका ये कवर होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी होगा, पार्टनरशिप भी आता है, बीबीए एग्जाम्स में भी आता है, कंपनीज एक्ट भी बीकॉम में कवर होता है, एलएलपी कुछ एक यूनिवर्सिटीज में होता है, कई जगह नहीं है अभी तक। तो ये बेसिकली वो एक्ट है जो सर इसके अलावा भी और भी है बेटा मर्केंटाइल लॉ के अंदर एक्ट है आपके, जैसे चाहे वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, ये सब भी इसी के अंदर कवर होते हैं, मर्केंटाइल लॉ स्टैट्यूट लॉ के अंदर कवर होते हैं। उसके बाद में और सोर्सेज क्या है? अगला सोर्स है
जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसके जजेस ने जो डिसीजन दे दिए वो डिसीजन भी धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। जैसे whenever on any point law is silent, जब भी किसी पॉइंट के ऊपर लॉ साइलेंट होता है, देन जज हैज टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जब भी किसी पॉइंट पे लॉ साइलेंट है, अब लॉ के अंदर हर बात तो लिखी नहीं जाती, कोशिश की जाती है कि सब चीजें कवर हो, बट फिर भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे जज को लॉ के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसको इक्विटी के प्रिंसिपल के बेस पर अपना डिसीजन देना होता है। और जब जज का डिसीजन, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनका जो डिसीजन आता है फिर, तो वो डिसीजन एक खुद अपने आप में लॉ बन जाता है। इन फ्यूचर के अंदर उसी सिमिलर पैटर्न का, उसी सिमिलर टाइप का अगर कोई मामला और आता है, तो वो उस जज का जो डिसीजन था पहले का, उस रेफरेंस पे इस केस का भी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो जुडिशियल डिसीजंस आल्सो फॉर्मुलेट द पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। एंड लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट इज कस्टम्स एंड यूसेज। जो अपने कस्टम्स होते हैं, जो परंपराएं चल रही होती है बिजनेस के अंदर, उन परंपराओं को भी कई बार लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, या फिर कई बार इनके ऊपर भी उनको सपोर्ट करते हुए कोई डिसीजन आ जाता है, तो वो लीगल कस्टम्स बन जाते हैं, लीगली वैलिड हो जाते हैं। तो ऐसे कस्टम और यूसेज जो ट्रेड के चल रहे हैं, वो भी लॉ के पार्ट बन जाते हैं। तो ये थे सोर्सेज ऑफ लॉ। तो आज हमने क्या क्या देखा बेटा? एक तो हमने देखा कि हमें लॉ क्यों जानना है, दूसरा हमने देखा कि लॉ क्या होता है, क्या जरूरत है इसकी होने की, फिर हमने देखा कि लॉ की ब्रांचेस क्या है, फिर हमने देखा मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, फिर हमने देखा कि मर्केंटाइल लॉ के जो है क्या कवरेज है, स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें आएगी, जैसे ये सब है। और उसके बाद में हमने देखा कि सोर्सेज क्या है, इसका जो मर्केंटाइल लॉ है उसको जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, ये कैसे रेगुलेट होता है, वो सब हमने देखा। तो बेटा ये यहां तक। और अब सर हम लोग अब क्या करने वाले हैं? अब बेटा हम जो भी काम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले लॉ के साथ फेमिलियर करना जरूरी था, क्योंकि क्लास का नाम था इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो लॉ का हमने इंट्रोडक्शन लिया, लॉ क्या है, और उसके बाद में ये आपको बताया कि हम लोग पूरा लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लॉ के कुछ एक पार्ट्स, यानी लॉ की एक ब्रांच है सिविल लॉ, और सिविल लॉ का भी एक पार्ट है मर्केंटाइल लॉ। और मर्केंटाइल लॉ के अंदर ये इतने सारे एक्ट हैं, ये कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्ट हैं। तो हम उसका एक सिर्फ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हर एग्जाम में, कॉमर्स के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आना ही आना है, कंफर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। चलिए, तो अब बेटा ये तो हो गई लॉ की बातें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। अब जो था, वैसे तो पूरी क्लास हो चुकी है लॉ के इंट्रोडक्शन की, बट अब जो काम की बात मैं आपको बता रहा हूं वो ये बेटा कि लॉ जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसके अंदर बस न्यूमेरिकल्स नहीं होते। सर प्रैक्टिकल कैसे? हमने तो लॉ के अंदर न्यूमेरिकल देखा नहीं, क्वेश्चंस तो हुए नहीं। तो बेटा बस ये लॉ वैसा ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर बस क्वेश्चंस नहीं करना है, न्यूमेरिकल्स नहीं करना है, उसके अलावा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। सर कैसे? क्योंकि बेटा जो भी लॉ बने हुए हैं, उस लॉ को अगर आप ढंग से समझोगे, ढंग से उसको आप डीपली नॉलेज में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे लॉ अपने प्रैक्टिकल चीजों से ही रिलेटेड हैं। चाहे ट्रैफिक के रूल्स की बात करें, उसमें सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट ट्रैफिक रूल्स आपको कब समझ आएंगे? जब आप रोड पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हाँ ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, क्या लेफ्ट राइट में चलना होता है, हेलमेट क्यों लगाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। इसी तरह जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह जो रूल्स हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल रूल्स हैं। इसलिए लॉ को बेटा समझने के लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए प्रैक्टिकल, यानी दिमाग लगाना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। एक दूसरा तरीका है, लॉ को रटते भी हैं कुछ बच्चे,
बट अगर आपको लॉ में एकदम सही वे में जाना है, गलत वे में नहीं पढ़ना है, तो लॉ को प्रैक्टिकली समझना है और हमेशा दिमाग का यूज करना है। और जितना ज्यादा आप माइंड चलाओगे, जितना ज्यादा आप खुद सोचने की कोशिश करोगे आंसर पढ़ने से पहले, उतना ही आपके लॉजिक्स स्ट्रांग होंगे। और अगर आप खाली बस रटने वाले पैटर्न पे चलते हो तो आपके लॉजिक्स बहुत वीक रह सकते हैं। तो बेटा ये जो लो है उसका एक और काम की मैं बात आपको बता रहा हूं कि लो जो है वो आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप कई बार आप ये दिमाग लगाओगे कि ये वाला लो बनाने के पीछे लो मेकर की क्या इंटेंशन रही थी। जो लो मेकर है क्या वो उस लो को कभी फॉलो किया या नहीं किया, वो लो के बारे में, वो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में जानता था कि नहीं जानता था। बिल्कुल जानता था। वो लोगों का कंडक्ट उसको पता था, उसको पता था कि लोग रूल्स को तोड़ेंगे भी, इसलिए उसने सारी चीजें बनाई है उसको सोचते हुए। तो लो मेकर की इंटेंशन क्या है पर्टिकुलर लो बनाने के पीछे, जैसे कहा कि रेड लाइट बना दिया, उसका रेड लाइट तोड़ने पे फाइन होगा, तो वो उसको पता था कि रेड लाइट खाली बनाने से नहीं हो सकता। लोग जाएंगे, लाइट जल रही है उसके बाद भी लोग जो है वो रोड क्रॉस करेंगे, लोग नियम तोड़ेंगे। तो नियम तोड़ेगा तो उसको क्या पेनल्टी देना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो सारे फंडे उसके माइंड में थे। पूरा प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ उसने रूल्स बनाए हैं। तो बेटा हमेशा लॉ को अगर बेस्ट वे में समझना है तो आपको ये माइंड में क्लियर रखना है कि लॉ मेकर ने ऐसा रूल क्यों बनाया, क्या उसके पीछे उसका लॉजिक रहा होगा, क्या उसकी इंटेंशन रही होगी। तो आप लॉ को वाकई में प्रैक्टिकली समझेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। और बेटा फिर से बोल रहा हूं आपको कि फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम लर्निंग को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।